Hello everyone. Welcome to your easy guide to mastering English for SSC examination. और हमारा आज का टॉपिक है idioms and phrases. आज हम कुछ idioms, phrases और उनकी मीनिंग समझेंगे. ठीक है? So let's start with the first phrase, that is Sohan was at his wit's end when he couldn't unlock his phone for the 10th time. What does the idiom at his wit's end means? So अब हमने ये देखा at his wit's end. इस फ्रेज का मीनिंग हमें निकालना है इस स्टेटमेंट में. ठीक है? तो ऑप्शन ए फीलिंग एक्सट्रीमली क्लेवर, बी बीइंग होपलेस एंड परप्लेक्स्ड, सी वेरी एक्साइटेड या डी ओवर कॉन्फिडेंट. परप्लेक्स्ड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? परप्लेक्स्ड वर्ड का मीनिंग होता है कंफ्यूज्ड. तो ऑप्शन बी में का मतलब है होपलेस और कंफ्यूज होना. तो अपने विट्स एंड पे होने का क्या मतलब है? दैट मीन्स अब हम इस स्टेटमेंट से इतना अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ तो ऐसा है कि बहुत परेशान और घबराया हुआ है सोहन, क्योंकि 10 बार से फोन ट्राई कर रहा है, नहीं खुल रहा है, किसी ने हैक कर लिया, क्या हो गया. तो इसके बेसिस पे हम सोच सकते हैं फीलिंग एक्सट्रीमली क्लेवर तो नहीं है. 10 बार से फोन ट्राई कर रहे हो, नहीं खुल रहा है, तो क्लेवर तो फील नहीं करोगे, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं करोगे, एक्साइटमेंट भी नहीं आएगा कि वाह फोन ही नहीं खुल रहा. ये कौन सा एक्साइटेड होने का रीजन है भाई? सो ऑप्शन बी बीइंग होपलेस एंड परप्लेक्स्ड, कि भाई क्या हो गया, फोन क्यों नहीं खुल रहा है. तो बीइंग एट योर विट्स एंड वुड मीन बीइंग होपलेस एंड perplexed, मीनिंग फीलिंग कंफ्यूज्ड एंड वरिड दैट वन डज नॉट नो व्हाट टू डू. ठीक है? तो विटी होने का क्या मतलब होता है? कभी सुना है किसी को विटी? शाहरुख खान को बोलते हैं बड़ा विटी रिप्लाई देता है, ही इज अ वेरी विटी पर्सन. अब ये वर्ड का मीनिंग आप खुद ढूंढ के आओगे. अगर आपको विटी वर्ड का मतलब पता है ना, तो भी आप बिना ऑप्शंस के भी मतलब आप इसके मीनिंग तक पहुंच सकते थे. ठीक है? विट या विटी वर्ड का मतलब आप खुद ढूंढेंगे क्या होता है. ठीक है? अगला इडियम देखते हैं. ही इज determined टू पास द IAS एग्जाम बाय हुक और बाय क्रूक. व्हाट डज द इडियम बाय हुक और बाय क्रूक मीन? तो ए विद ऑनेस्टी, बी विद समवन्स हेल्प, सी बाय एनी मीन्स फेयर और फाउल, या डी आफ्टर मच डिले. तो वो एकदम डिटरमिन्ड है कि एग्जाम तो निकाल के रहेगा बाय हुक और बाय क्रूक. तो मतलब कि कैसे भी एग्जाम निकाल के रहेगा, कुछ ऐसा मतलब आ रहा है. तो विद ऑनेस्टी तो नहीं लग रहा है. विद समवन्स हेल्प, बाय एनी मीन्स फेयर और फाउल, यानी कि किसी भी तरीके से, चाहे वो सही रास्ता हो चाहे वो गलत रास्ता हो. फेयर मतलब सही, फाउल मतलब गलत. तो बाय हुक और बाय क्रुक मीन्स बाय एनी मीन्स फेयर और फाउल, चाहे सही हो चाहे रास्ता गलत हो, एग्जाम तो निकालना है, चाहे चीटिंग करके निकाले चाहे पढ़ाई करके. ठीक है? मैं नहीं कह रही हूँ, ही कह रहा है, जो भी इस फ्रेज इस ईडियम में ही है. ठीक है? सो बाय हुक और बाय क्रुक मीन्स ट्राइंग एवरीथिंग पॉसिबल टू अचीव समथिंग, कि कुछ भी हो जाए, चाहे सही रास्ता हो चाहे गलत रास्ता हो, लीगल तरीका इलीगल तरीका, उसको करने का मतलब है हुक और बाय क्रुक. ठीक? हुक और क्रूक, हुक मतलब कुछ ढंग से करना, क्रूक मतलब कुछ गलत तरीके से करना. इस तरीके से याद रखने की कोशिश करेंगे हम इसको. इन ग्रुप डिस्कशन वन शुड अवॉइड बीटिंग अबाउट द बुश. चूज द करेक्ट मीनिंग. ए स्पीकिंग क्लियरली एंड डायरेक्टली, बी टॉकिंग इन अ राउंड अबाउट और इनडायरेक्ट वे, सी गिविंग इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, या डी मेकिंग जोक्स. तो अभी ग्रुप डिस्कशन में आपको ये अवॉइड करना चाहिए, ऐसा बोल रहा है ये स्टेटमेंट. यानी कि स्पीकिंग क्लियरली और डायरेक्टली तो नहीं होगा, क्लियरली और डायरेक्टली बोलना अवॉइड करने को तो कोई नहीं बोलेगा. सी देखते हैं, गिविंग इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, हाँ ये हो सकता है, या डी मेकिंग जोक्स, ये भी हो सकता है. ग्रुप डिस्कशन में जोक नहीं मारने के लिए बुलाया, बट फिर भी ये उतना कोई मतलब एडवाइस क्या देगा कि भाई तुम गलत इन्फॉर्मेशन मत दो, ये कोई एडवाइस नहीं है, तो मतलब बेसिक सी चीज है. तो फिर भी चलिए, आपका बीटिंग अबाउट द बुश का सही जवाब होता है ऑप्शन बी, टॉकिंग इन अ राउंड अबाउट और इनडायरेक्ट मैनर. राउंड अबाउट मतलब गोल गोल या इनडायरेक्ट तरीके से बात करना. जैसे वो होता है ना कि जब आप मम्मी पापा के पास जाते हैं कुछ उनसे परमिशन मांगने, तो दे बीट अबाउट द बुश कि हाँ ठीक है, देखते हैं, बताते हैं, पापा से पूछ के बताएंगे. ऐसा तो और कुछ पापा से पूछने की इतनी जरूरत नहीं होती. आपको पार्टी में जाना है तो पापा से पूछ के बताएंगे. तो ये होता है बीटिंग अबाउट द बुश, की डायरेक्ट मुद्दे पे नहीं आ रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं. ठीक? सो इट रेफर्स टू अवॉइडिंग द मेन टॉपिक एंड नॉट गेटिंग टू द पॉइंट. सो आपको ग्रुप डिस्कशन में सीधे पॉइंट की बात करनी चाहिए, बीटिंग अबाउट द बुश नहीं करना चाहिए. बुश मतलब झाड़ियां, और बीटिंग अबाउट द बुश, एक्चुअली इस फ्रेज का ओरिजिन ऐसे हुआ था, बड़ा इंटरेस्टिंग है. तो जब पहले ये बड़े राजा या बड़े नोबेल्स वगैरह हंटिंग के लिए जाते थे, तो उनके साथ पूरा उनका मतलब उनके साथ के उनके जो भी हेल्पर्स होते थे वो भी चलते थे.
तो वो हेल्पर्स का रोल क्या होता था कि वो जाते थे डंडी लेकर के, झाड़ियों पे डंडी से ऐसे स्टिक लेके बीट करते थे। तो जितनी भी चिड़िया उन झाड़ियों में होती थी वो उड़ती थी, फिर जब वो उड़ती थी तो ये हंटर्स उनको अपनी बंदूक से या जैसे तीर से हंट करते थे। तो वो उनका काम होता था टू बीट अबाउट द बुश, बट जो मेन हंटिंग का काम होता था वो तो मेन हंटर्स करते थे ना। तो बीटिंग अबाउट द बुश मतलब साइड के काम करना, मेन चीज नहीं, साइड के चीजों में लगे रहना। ठीक है, तो बीटिंग अबाउट द बुश, आई होप मैंने स्टोरी इसलिए बताई है कि कम से कम ये स्टोरी से आपको ये फ्रेज याद रहे, बीटिंग अबाउट द बुश। ठीक है। आफ्टर इयर्स ऑफ राइवलरी द टू कंपनीज फाइनली डिसाइडेड टू बरी द हैचेट। अब बरी द हैचेट का क्या मतलब है? ए स्टार्ट अ न्यू वॉर, बी डिग आउट ओल्ड सीक्रेट्स, या सी मेक पीस, और डी हाइड द ट्रूथ। तो इतने सालों की राइवलरी के बाद फाइनली, यानी कि कुछ तो ऐसा लग रहा है कि राइवलरी के बाद कुछ बढ़िया हुआ है कि भाई फाइनली अब तो इसका मतलब है ऑप्शन सी मेक पीस। तो बरी द हैचेट का मतलब है मेक सेटल, टू सेटल द डिफरेंसेस एंड बिकम फ्रेंडली अगेन। तो इसके भी पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि पहले नेटिव अमेरिकन का हैचेट एक्चुअली वो एक हथियार होता है, वो मतलब आप गूगल करके देखना, एक हथियार एक तरीके का होता है हैचेट, जिससे पहले के मतलब बहुत सारे कबीलाई वॉरफेयर में यूज होता था। तो जब क्या कहते हैं उसे, पहले दो कबीलों को लड़ना, मतलब कोई ये जब अग्रीमेंट करना होता था कि भाई ठीक है लड़ाई बंद हुई, तो वो फॉर्मली मिलते थे और दोनों साइड अपने अपने हथियार गड्ढा खोदते थे, उसके अंदर भर देते थे कि लो भाई, लिटरली हमने अपने हथियार गड्ढे में डाल दिए, अब लड़ाई नहीं होगी। तो इससे निकल कर आया है बरी द हैचेट। हैचेट एक हथियार होता है, उसको आपने अगर डाल दिया गड्ढे में तो अब लड़ाई कैसे करोगे जब हथियार ही नहीं है पास तो। ठीक है, सो बरी द हैचेट मीन्स टू मेक पीस। नो वन was speaking in the meeting, so he decided to break the ice. What does break the ice mean? आइस लिया उसको तोड़ दिया? नहीं, मीटिंग में वो हथौड़ा लेके आइस नहीं तोड़ रहा था। इसका मतलब है टू स्पीक फर्स्ट टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन। तो बेसिकली मान लीजिए हम सब बात नहीं कर रहे हैं और एक ऐसा लगता है ना जैसे आइस सी जम गई हो, बड़ा मुश्किल हो जाता है उस चीज से निकल के कि पहला कौन बोलेगा, स्टार्ट कौन करेगा, उसके बाद तो धीरे धीरे एवरीबडी फॉलोज ना। तो जो पहला इंसान होता है, जो पहली स्टार्ट करने होती है कन्वर्सेशन, उसको बोलते हैं ब्रेकिंग द आइस। इट इज यूज्ड व्हेन समवन स्पीक्स और एक्ट्स टू रिलीव द टेंशन इन अ क्वाइट और ऑकवर्ड सिचुएशन। कि भाई मीटिंग के लिए सब आके बैठे हैं बड़ी सी टेबल के चारों तरफ और किसी को समझ में नहीं आ रहा बातें शुरू कैसे की जाए। तो टू स्पीक, टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन, वो बातें शुरू करने के लिए जो कन्वर्सेशन होता है उसको बोलते हैं ब्रेकिंग द आइस। ठीक है, कोई मीटिंग में जाके हथौड़ा और आइस नहीं तोड़ रहा है। As soon as he received his salary, it burned a hole in his pocket. What does the idiom suggest? He saved most of the money. B. He dropped his wallet. C. He spent money quickly. या D. He misplaced the money. तो किसी के पॉकेट में अगर छेद हो जाए, लिटरली अगर मैं आपसे बात करूं रियलिटी में, किसी के पॉकेट में छेद हो जाए तो उसका क्या होगा? उसका पूरा पैसा गिर जाएगा, पैसा खत्म, पैसा गायब। तो पैसा गायब करने का तरीका खाली पॉकेट में छेद करना ही नहीं, स्पेंड कर देना भी होता है। तो उसके पॉकेट में छेद हो गया मतलब उसने इतना पैसा खर्चा कि जैसे वो उसके पॉकेट में छेद हो गया, कुछ इस तरीके का सा इससे आप मीनिंग निकाल सकते हैं। इट मीन्स टू स्पेंड द मनी क्विकली। बर्न अ होल इन वंस पॉकेट मीन्स टू स्पेंड मनी वेरी क्विकली, कि भाई लिटरली पॉकेट में छेद ही हो गया, पैसा गायब ही हो गया, इतनी तेजी से पैसा खर्च किया। ठीक है। द न्यूज ऑफ हिज सडन रेजिग्नेशन केम एज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। व्हाट डज द फ्रेज बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मीन? A repeated event, a mild warning, a sudden and unexpected event, a natural occurrence. तो सही जवाब है अ सडन एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट। तो उम्मीद नहीं कर रहे थे और उसका रेसिग्नेशन आया तो मतलब एकदम ही झटका लगा कि भाई क्या बात कर रहे हो। बोल्ट का मतलब झटका भी होता है। तो अब जैसे एक और सिमिलर फ्रेज होता है आउट ऑफ द ब्लू, अचानक से। तो ये ब्लू ब्लू टाइप का दो एक दो फ्रेजेस अगर दिखे तो कुछ ना कुछ अचानक से ही हो रहा है वहां पे। ठीक है, बोल्ट मतलब झटका होता है, तो सडन एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट, आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ ब्लू मतलब अचानक से। ये अलग अलग फ्रेज है, आप उसको भी याद रख सकते हैं। सो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मीन्स अनएक्सपेक्टेड एंड शॉकिंग इवेंट। द करप्ट ऑफिशियल वॉज फाइनली ब्रॉट टू बुक। उसको किताब पे ले आए? नहीं। व्हाट डज द वर्ड ब्रॉट टू बुक मीन्स? टू गिव अ प्रमोशन। अभी करप्ट ऑफिशियल का प्रमोशन मिल सकता है आज की दुनिया में, तो भाई कलयुग है, कुछ भी पॉसिबल है। नहीं, हमें थोड़ा अपना ये इस तरीके से नहीं सोचना है। ऑप्शन बी रिकॉर्ड इन अ रजिस्टर, कि भाई करप्ट ऑफिशियल को लाया, भाई बताओ कितने का करप्शन, क्या रिकॉर्ड करें? ऐसा तो नहीं होता है। टेक अटेंडेंस, करप्ट ऑफिशियल वन प्रेजेंट सर, करप्ट ऑफिशियल टू प्रेजेंट सर, ऐसा तो नहीं होता है।
डी पनिश और होल्ड अकाउंटेबल, यही सबसे नॉर्मल सा ऑप्शन लग रहा है कि भाई कोई करप्ट ऑफिशियल आया है तो फाइनली उसको हमने सजा दी। ठीक, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, पनिश और होल्ड अकाउंटेबल। सो ब्रॉक, ब्रिंगिंग टू बुक, बुक यूजुअली रिफर्स टू लॉ, कि भाई कानून को बोलते हैं किताब, कि भाई कानून की किताब जो है उसमें किताब में जो लिखा है वही कानून है, और इसलिए कानून को ही जैसे किताब कह देते हैं। ठीक, सो ब्रॉड टू बुक मतलब उसको लॉ के डोमेन में लाए। अभी तक वो लॉलेसली करप्शन कर रहा था कि मतलब लॉ 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 ब्रेक करते हुए, तो ब्रिंगिंग टू बुक मतलब लोगों को कानून के उसमें लाना, क्वेश्चन में लाना कि भाई कानून से अब तुमसे पूछा जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक, सो ब्रिंग टू बुक मीन्स टू टेक लीगल और डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट समवन, किसी के खिलाफ कोई लीगल एक्शन लेना, कि अब किताब खोली और हमने बताया तुमने ये लॉ का उल्लंघन किया, तुमने ये लॉ का उल्लंघन किया, तुमने ये लॉ का उल्लंघन किया, और अब तुमको सजा हो गई। ठीक है, दैट इज ब्रिंगिंग टू बुक। मैं आपको थोड़ा लिटरल इसलिए बना रही हूँ, मतलब ये इन सब के अपने ओरिजिन्स होते हैं, ये जो मैं स्टोरीज सुना रही हूँ, मतलब कुछ की तो जैसे बरी द हैचेट और वो बीट अबाउट द बुश की ओरिजिन स्टोरीज तो कुछ उस लाइन पे हैं, बट ये ब्रिंगिंग टू बुक, बुक का लॉ, मतलब ये मैं कनेक्शन इसलिए बढ़ा रही हूँ कि आपके दिमाग में याद रहे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे चीजें स्टोरीज के फॉर्म में ज्यादा याद रहती हैं। ठीक है, वो द सीनियर लीडर ट्राइड टू ब्रो बीट द जूनियर मेंबर इनटू सपोर्टिंग हिज प्लान। तो व्हाट डज द इडियम ब्रो बीट मीन्स? ए encourage politely, बी threaten और bully, सी convince logically, या डी ignore deliberately। तो ये सीनियर लीडर कुछ तो भी ब्रो बीट कर रहा है अपने जूनियर मेंबर्स को कि उसका प्लान सपोर्ट करें। तो ब्रो बीट करना मतलब आईब्रोज होती है ना, ये ब्रो हो गई आपकी, तो ब्रो बीट करना मतलब ऐसे ऐसे करके उसको मतलब कोशिश करना कि सुनो मेरी बात। जैसे वो होता नहीं है बचपन में जब हम छोटे थे, आई डोंट नो अभी जेनजीज एंड ऑल के साथ तो ऐसा शायद नहीं होता है, कुछ ज्यादा ही इंटेलिजेंट पैदा हुए हैं, बट एटलीस्ट हम लोग जब छोटे थे तो ऐसा होता था कि मम्मी सिखा के ले जाती थी कि किसी और के घर पे जाकर के जब कोई खाने पीने की चीज आएगी तो ऐसे फैलाना नहीं, अच्छे से मैनर्स में रहना। फिर कुछ खाने को आया और आप एकदम से कूद जाओ तो मम्मी वुड बी लाइक कि क्या कर रहे हो, मतलब मम्मी ऐसे बोल नहीं सकती ना पड़ोसियों के सामने, तो ऐसे आईब्रोज से इशारा करती थी एंड यू गेट द सिग्नल कि ये भी कुछ गलत हो रहा है, ये नहीं करना है। तो ये होता है ब्रो बीट करना, ऐसे भाव ऐसे जोड़ करके इशारा करना कि गलत हो रहा है कुछ। सो वही होता है ब्रो बीट करना। ठीक है, जो थ्रेटन और टू बुली, अभी मम्मी बुली नहीं करती है, बट लाइक जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि अगर कभी आपने ये चीज जी हो तो यू विल रिमेम्बर। ब्रो बीट करना मतलब किसी को थोड़ा डराना इनटू डूइंग समथिंग, कि ऐसा करो टाइप्स। ठीक है, तो वो आईब्रोज से उसको बीट करना, ब्रो बीट करना। He invested in a shady company and ended up burning his fingers. Choose the correct meaning of the phrase burning his fingers. तो shady मतलब कोई चीज मतलब थोड़ी प्रॉब्लमेटिक सी कंपनी, कुछ उसके फाइनेंशियल्स क्लियर नहीं थे, थोड़ी सी घपलेबाज, हाँ, कुछ घपलेबाज सी कंपनी में उसने इन्वेस्ट कर दिया, अब उसने अपनी उंगली जला ली। तो आग की कंपनी थी क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। उंगली जला ली का मतलब है कि गॉट इनटू ट्रबल, मुश्किल में पड़ गया। अब आप ऐसे घपलेबाज कंपनी में अगर इन्वेस्ट कर दोगे तो ऑफ कोर्स फिर आपका पैसा डूबेगा और आप मुश्किल में पड़ जाओगे, है ना। टू बर्न वंस फिंगर मीन्स टू सफर consequences यूजुअली ड्यू टू मेडलिंग और पुअर डिसीजंस। तो बर्निंग वंस फिंगर मतलब कि आपने कोई गलत डिसीजन लिया ना भाई, आपकी उंगली तभी जलेगी कि आपने ये गलत डिसीजन लिया और अब उसका आप कंसिक्वेंस फेस कर रहे हो, नेगेटिव कंसिक्वेंस फेस कर रहे हो। ठीक है ना, टू गेट इन ट्रबल और टू सफर। The child crossed the road safety by the skin of his teeth. What does this idiom mean? A. Confidently. B. Accidentally. C. With great difficulty or narrowly. या D. Without trying. तो स्किन ऑफ द टीथ, अब आपके टीथ पे कोई स्किन होती है क्या? दांत का कोई स्किन होता है क्या? नहीं। तो दांत का स्किन मतलब कुछ बहुत ही पतला, बहुत ही नैरो, बहुत ही हल्का और पतला। तो यानी कि द चाइल्ड क्रॉस द रोड सेफली बाय द स्किन ऑफ द टीथ, मतलब कि शायद वैसे भाग रहा होगा, उधर से कोई गाड़ी आ रही होगी और ये जस्ट उसने कदम रखा और ये जस्ट गाड़ी भी निकली है। तो बहुत ही मतलब हल्के से वो बचा है, वरना शायद उसको गाड़ी हिट कर देती। तो वो जो बहुत ही हल्के से बचना है ना, उसका मतलब है द स्किन ऑफ हिज टीथ विद ग्रेट डिफिकल्टी और नैरोली। ठीक, सो ही पास द एग्जाम बाय स्किन ऑफ हिज टीथ। तो 30 मार्क्स पासिंग थे, उसके 31 आए, तो बस एक नंबर से पास हो गया, है ना। तो विद ग्रेट डिफिकल्टी और नैरोली, बहुत नैरो मतलब बहुत ही हल्के मार्जिन से, पतले मार्जिन से। ठीक, तो स्किन ऑफ द टीथ अगर लिटरली देखी जाए तो इतनी पतली होगी ना वो कि मतलब
बहुत ही हल्का और पतला, बेसिकली इसका एग्जाम्पल, मतलब पतला से मेरा मतलब यहाँ पे हल्का ही है कि बहुत ही मुश्किल से। ठीक। The Kashmir issue has been a bone of contention between India and Pakistan for decades. What does bone of contention mean? तो bone of contention, A shared history, B reason for unity, मतलब कोई unity दिखती है इंडिया पाकिस्तान में, सी अ कॉज ऑफ क्वारल और डिस्प्यूट, या डी अ कल्चरल अग्रीमेंट। अग्रीमेंट और यूनिटी जैसी चीजें तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो इसको तो वैसे भी सोचना ही नहीं है, बी और डी। अ शेयर्ड हिस्ट्री और अ कॉज ऑफ क्वारल और डिस्प्यूट, तो कश्मीर तो भाई डिस्प्यूट का ही कारण है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, अ कॉज ऑफ क्वारल, यानी कि लड़ाई, लड़ाई झगड़े की वजह कश्मीर बहुत सालों से बना हुआ है। ठीक। सो अ बोन ऑफ कंटेंशन इज समथिंग दैट कॉजेज आर्ग्यूमेंट्स और डिसएग्रीमेंट, यानी कि दो लोगों के बीच में कुछ झगड़े का जो मुद्दा होता है उसको बोलते हैं बोन ऑफ कंटेंशन। ठीक है, झगड़े का मुद्दा। इफ यू कीप स्टडीइंग बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स यू विल नेवर क्लियर द एग्जाम। व्हाट डज दिस फ्रेज मीन? फिट्स एंड स्टार्ट्स। ए विद ग्रेट कंसंट्रेशन, तो भाई कंसंट्रेशन से पढ़ोगे तो क्यों नहीं एग्जाम क्लियर होगा, बिल्कुल क्लियर होगा। बी इरेगुलरली एंड इनकंसिस्टेंटली, अच्छा। सी फॉर लॉन्ग आवर्स कंटिन्यूअसली, तुम लंबे समय तक पढ़ोगे तो कैसे नहीं क्लियर होगा। विद डिस्ट्रैक्शंस, तो ऑप्शन बी इरेगुलरली एंड इनकंसिस्टेंटली, मतलब इनकंसिस्टेंट मतलब निरंतर, इनकंसिस्टेंट मतलब कि निरंतर नहीं। तो अगर आप इरेगुलर और इन अनियंत्रित तरीके से पढ़ोगे तो आपका एग्जाम कभी क्लियर नहीं होगा कि भाई आज तुमने 8 घंटा पढ़ लिया, फिर हफ्ते भर किताब नहीं देखी, फिर उसके बाद किसी दिन 5 10 घंटा 12 घंटा पढ़ लिया, फिर उसके बाद महीना भर गायब। तो इस तरीके से नहीं होता कि भाई हमने तो उस दिन 12 घंटा पढ़ लिया था ना, हो गया पूरा, ऐसे नहीं होता है। कंसिस्टेंट प्रिपरेशन से ही एग्जाम्स क्लियर होते हैं। ठीक है। तो बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स मीन्स इरेगुलर और इनकंसिस्टेंट तरीके से कोई काम करना। ठीक। सो द प्रोजेक्ट मूव्ड अहेड बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स ड्यू टू फ्रीक्वेंट डिलेस, यानी कि प्रोजेक्ट शुरू होता है, रुक जाता है, पैसा आया, दो चार काम हुए, फिर पैसा रुक गया तो प्रोजेक्ट भी रुक गया। तो कोई चीज फिट्स एंड स्टार्ट्स होना मतलब कि हो रहा है रुक रहा है, हो रहा है रुक रहा है, हो रहा है रुक रहा है। ठीक है। He is unreliable because he always blows hot and cold on important matters. What does the phrase hot and cold means? A stays neutral, B is very aggressive, C changes opinion frequently, या D remains silent. अब ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड का मतलब है कि मतलब कभी हॉट कभी कोल्ड, कभी हॉट कभी कोल्ड, मतलब कि अपना ओपिनियन बड़ी जल्दी से बदल रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि अभी गर्म फील हो रहा है या ठंडा फील हो रहा है। कुछ इस तरीके से इसको याद रखो, ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड मतलब चेंजिंग ओपिनियन फ्रीक्वेंटली। ठीक। अपना ओपिनियन बार बार तेजी से बदलना, ठीक, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो। तो ही कीप्स फ्लोइंग हॉट एंड कोल्ड अबाउट द जॉब ऑफर, वन डे ही इज एक्साइटेड एंड द नेक्स्ट डे ही इज अनश्योर। तो आपने किसी दोस्त को बताया कि ये इस कंपनी में तुम अप्लाई कर दो, बहुत अच्छा जॉब ऑफर आया है। तो एक दिन तो बोला हाँ हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अगले दिन बोला अरे नहीं कंपनी बड़ी दूर है, फिर अगले दिन आके बता रहा है कि नहीं नहीं यार वो मेट्रो चलती चला जाऊंगा, फिर अगले दिन आके बता रहा है कि अरे पे कम है, तो मतलब रोज रोज ओपिनियन चेंज कर रहा है। तो ही इज ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड। ठीक है। He prepared well and came off with flying colors in the exam. What does came off with flying colors mean? A got an average score, B won a competition, C succeeded brilliantly, या D wore colorful clothes. तो भाई उसने अगर एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया है अच्छे से तो अच्छा एग्जाम आए होंगे, मतलब अच्छे नंबर आए होंगे, यानी कि सक्सीडेड ब्रिलियंटली। ठीक है, कमिंग ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स। सो द फ्रेज रिफर्स टू कमिंग आउट ऑफ अ सिचुएशन विद ग्रेट सक्सेस, यानी कि अगर आप किसी सिचुएशन से बहुत सक्सेसफुल तरीके से बाहर निकल आते हैं तो बोलेंगे कमिंग ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स। तो पहले के जमाने में जब नेवी या शिप्स ऐसे युद्ध जीत के आते थे तो उनके जब राज्य वाले से देख रहे थे कि भाई क्या हुआ क्या हुआ, कोई फोन और इंटरनेट तो होता नहीं था कि मेल कर दिया या वन द वॉर प्लीज फाइंड अटैच द डॉक्यूमेंट्स, ऐसा तो होता नहीं था, या एसएमएस भेज दिया, व्हाट्सएप कर दिया, स्टेटस लगा दिया, ये सब तरीके नहीं थे। तो दूरबीन लेके अपने महल के फोर्ट के वॉल से देखते रहते थे, और उनको दूर अगर कभी ओशन पे दिखता था कि शिप्स आ रहे हैं और उनके ऐसे झंडे लहराते हुए आ रहे हैं, दे आर फ्लाइंग विद द कलर ऑफ द एम्बलम ऑफ द वट एवर किंगडम इट रिप्रेजेंट्स, मतलब वो झंडा लहरा रहा है और उस पे झंडा किसका है, वो किंगडम का। तो जान जाते थे कि भाई जीत के युद्ध जीत के आए हैं। अगर झंडा लहरा नहीं रहा है, झंडा ऐसे नीचे हुआ है, तो मतलब कि वो युद्ध हार के आए हैं। ठीक है, तो वहां से निकल कर आए कमिंग ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स, कि मतलब युद्ध जीत के आना, सक्सेसफुल होना किसी सिचुएशन से। ठीक। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन। देयर इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, यू मस्ट फोकस ऑन व्हाट्स अहेड। व्हाट डज द इडियम मीन?
डोंट क्राई वाइल ड्रिंकिंग मिल्क, ये तो वैसे भी यार दूध पीते वक्त मत ही रो, कभी भी मत रो, रोने की क्या ही जरूरत है। ऑप्शन बी, डोंट रिग्रेट व्हाट हैज ऑलरेडी हैपेंड, ठीक है। ऑप्शन सी, डोंट स्पिल एनीथिंग। ऑप्शन डी, डोंट डिस्कस इमोशंस। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, डोंट रिग्रेट व्हाट हैज ऑलरेडी हैपेंड, कि भाई अभी दूध तो फैल गया ना, अब इस पे रोने का क्या मतलब है। ठीक, अभी कपड़ा लाओ, पोछो, कपड़ा साफ करो, आगे की बात करो। सो क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क मीन्स कि आपका जो हो गया है उस पर रिग्रेट मत करो, ठीक। क्राइंग करना मतलब उस पर रिग्रेट करना। और डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क मीन्स डोंट रिग्रेट अबाउट व्हाट हैज ऑलरेडी हैपेंड, जो हो गया सो हो गया, आगे किस ले। ठीक। शी इज बोल्ड इनफ टू कॉल अ स्पेड इवन इफ इट ऑफेंड्स अदर, व्हाट डज दिस मीन? हाइड द ट्रूथ, भाई कोई बोल्ड है तो ट्रुथ क्यों छुपाएगा। बी, स्पीक प्लेनली एंड ट्रूथफुली। सी, क्रिटिसाइज बिहाइंड द बैक। और डी, प्रेज पब्लिकली। तो सही जवाब है स्पीक प्लेनली एंड ट्रूथफुली। टू कॉल अ स्पेड मतलब कि भाई कोई चीज अगर स्पेड है तो उसको सीधा सीधा स्पेड बोलना, ये नहीं कि उसको बोल रहे हैं कि नहीं ये काले रंग का दिल है, ये है वो, आई मीन जो सच्चाई है उसको सीधा सीधा सच्चाई, सीधे बातों में उसको बोलना, बोल्डली, उसको बोलते हैं टू कॉल अ स्पेड। सो आई लाइक हर बिकॉज शी कॉल्स अ स्पेड, नो ड्रामा जस्ट ट्रूथ। तो कॉलिंग अ स्पेड मतलब जो सच्चाई है स्पेड को स्पेड ही बोलेगी, स्पेड को घुमा फिरा के कोई इसको सॉफ्ट सा वर्ड दे के नहीं बोलेगी, है ना। तो टू स्पीकिंग प्लेनली एंड ट्रूथफुली। द सेक्रेटरी हैड टू कूल हिज हील्स फॉर ओवर एन आवर बिफोर द मिनिस्टर अराइव्ड, व्हाट डज इट मीन? ए, वार्म अप। बी, स्टे कूल अंडर प्रेशर। सी, वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। या डी, गो होम। तो इसका मतलब है वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। कूल वंस हीट मीन्स बीइंग मेड टू वेट, ऑफन डिसरिस्पेक्टफुली और अननेसेसरली। तो अब इसको अगर अगेन लिटरल तरीके से समझने की कोशिश करें कि किसी कोई चलता फिरता रहेगा तो हील्स में थोड़ी वार्मथ रहेगी, पैर से चल रहे हैं तो पैर में थोड़ी वार्मथ बन रही है, आपके हील्स में, आपकी एड़ियों में एक वार्मथ बन रही है। कूलिंग मतलब आप रुके हुए हैं, आपकी एड़ियों में वो वार्मथ नहीं बन रही है, तो रुके हुए हैं, बहुत देर से रुक के वेट कर रहे हैं। तो उस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं कि हील्स कूल कब होंगे, जब आप रुके हुए हैं, यानी कि यू आर बीइंग मेड टू वेट एंड ऑफन डिसरिस्पेक्टफुली, कि अच्छा अभी इसकी जैसे एड़ियां घिसवाते हैं ना, कि एड़ियां घिसनी पड़ती हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वैसी एड़ियां ठंडी करवा रही हैं कि अच्छा तुम तो पहले वेट करो। तुम जब मिनिस्टर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो बड़े क्वेश्चन पूछ रहे थे, अब तुम वेट करो, कुछ इस इंटेंशन से, ठीक है, वेट करना करवाना बट ऑफन डिसरिस्पेक्टफुली। ठीक है। टेक योर रेनकोट, इट माइट कम इन हैंडी लेटर, व्हाट डज कम इन हैंडी मीन्स? बी फैशनेबल, बी यूजफुल व्हेन नीडेड, बी सीन इन योर हैंड, और बी अ बर्डन। तो ऑफ कोर्स बी यूजफुल व्हेन नीडेड, मतलब कि रेनकोट ले लो बाद में जरूरत पड़ सकती है, इसका मतलब है कम इन हैंडी। ठीक। सो दिस idiom is used for something that might be helpful in a particular situation, तो कमिंग इन हैंडी मतलब कि भाई वो बाद में काम आ सकता है। ठीक। यूजफुल व्हेन नीडेड। While solving the puzzle, it suddenly crossed my mind that I had seen it before. अभी crossed my mind का क्या मतलब है यहाँ पे? So A, bored me, B, confused me, C, occurred to me as a thought, या D, troubled me deeply. तो occurred to me as a thought, तो जब मैं पजल सॉल्व कर रहा था तो मुझे अचानक से एक ख्याल आया कि यार ये पजल तो मैंने पहले देखा हुआ है। तो ये ख्याल क्रॉस किया मेरे माइंड से, जैसे मेरा माइंड एक सड़क हो और ये ख्याल सड़क क्रॉस कर रहा हो, समथिंग लाइक दैट। तो मेरे को अचानक से सूझा कि यार ये पजल तो मैंने पहले भी देखी हुई है। ठीक है, क्रॉस माई माइंड मतलब मेरा माइंड से क्रॉस कर रहा है वो थॉट, ऐसे। ठीक, ऐसे याद रखना है। अकर टू मी एज अ थॉट। ठीक। क्रॉस माई माइंड मतलब एक ख्याल मेरे दिमाग से गुजरा, क्रॉस किया। A good citizen always cuts his coat according to his cloth. What does this idiom mean? A, wear stylish clothes. B, borrow from others. C, live with his means. D, adjust his style. मतलब अगर एक सिटीजन, गुड सिटीजन के लिए स्टाइलिश क्लोथ्स पहनना अनिवार्य होता तो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज में जरूर लिखा होता, बट थैंकफुली नहीं लिखा है। तो इसका मतलब है कि जितनी चादर उतने पैर पसारो, जैसा हम हिंदी में बोलते हैं, यानी कि टू लिव विद इन योर मीन्स, कि भाई जितना आप आपके मीन्स है, जितना आप कमाते हो उस हिसाब से आप खर्चो। ठीक। टू कट द कोट अकॉर्डिंग टू क्लोथ, कि भाई क्लोथ अगर बड़ा है तो बड़ा वाला कोट बना दो, छोटा क्लोथ है तो छोटा वाला क्लोथ कोट बना दो। तो उस हिसाब से काटो कोट के लिए कपड़ा जैसा कपड़ा है। टू लिव विद इन योर मीन्स, जितनी चादर उतने पैर पसारो जी। व्हाट डज द इडियम डाई इन हार्नेस? A, die on vacation.
बी डाई वाइल वर्किंग, सी डाई इन अ कार क्रैश, और डी डाई वाइल एक्सरसाइजिंग। तो इसका मतलब है डाई वाइल वर्किंग। तो बेसिकली हार्नेस क्या होता है, कई जानवर होते हैं जैसे घोड़ा गाड़ी वगैरह होती है, तो उन जानवरों में हार्नेस बांधी जाती है ताकि वो घोड़ा गाड़ी से अटैच होकर के वो काम कर सके। तो मतलब कि जब आप हार्नेस में है तो एक तरीके से वो आपका वो स्टेट दर्शा रहा है जब आप काम कर रहे हैं। ठीक है, हार्नेस से बंधे होना मतलब घोड़ा गाड़ी दौड़ाने के लिए या काम करने के स्थिति में होना। तो डाई इन हार्नेस मतलब काम करते करते मर जाना, विच इज इन माय ओपिनियन अ वेरी गुड। कि भाई घर पे बैठे हुए या बीमार होकर के एकदम बुरे हालात में मरना से अच्छा है यू डाई इन हार्नेस, जब आप एकदम एक्टिव हैं और आप काम कर रहे हैं और आखिरी मोमेंट तक आप काम कर रहे हैं। नॉट इन अ नेगेटिव सेंस बट इन अ लाइक पॉजिटिव सेंस कि आप एक्टिव है। आप मतलब एक वेजिटेबल नहीं बन गए कि आप पड़े हुए हैं बेड रिडन है और निकल गए एकदम नींद में, किसी को पता नहीं चला। लाइक वो प्रेफरेंस की बात होगी, बट एनीवे। सो डाई इन हार्नेस मतलब डाई वाइल वर्किंग, मीन्स वाइल यू आर स्टिल एक्टिव इन वंस जॉब्स और ड्यूटी। ठीक। व्हाट डज द वर्ड ड्रैकोनियन लॉ? ए फेयर एंड जस्ट लॉ, बी अ मैजिकल रूल, मैजिकल रूल क्या होता है, सी एन एक्सट्रीमली सीवियर लॉ, या डी अ टेम्पररी रूल। तो ऑफ कोर्स ड्रैकोनियन मतलब ड्रैक्यूला। ड्रैक्यूला अगर आपको पता हो तो मतलब आप तो वैम्पायर डायरीज वाली जनरेशन हो। ड्रैक्यूला शायद पता भी हो कि एक समय था जब लोग ड्रैक्यूला और ये वैम्पायर्स से डरते थे। अभी तो आजकल रोमांटिक मूवीज बन रही हैं इनकी, या आई डोंट नो व्हाटएवर। तो ड्रैकोनियन लॉ से ड्रैक्यूला याद करो, मतलब कि कुछ बहुत ही एक्सट्रीमली एक्सट्रीम लॉ। जैसे कि जब रॉलेट्स एक्ट आया था, आपने जीएस में पढ़ा होगा रॉलेट्स एक्ट के बारे में, तो उसको एक ड्रैकोनियन लॉ बोला था। उसको ही प्रोटेस्ट करने के लिए जलियांवाला बाग लोग इकट्ठा हुए थे और उसके बाद वो पूरा जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। तो ड्रैकोनियन लॉ मतलब बहुत ही सिवियर कानून, बहुत ही कड़ा कानून। ठीक है। व्हाट डज डॉग इन द मैंगर रेफर्स टू? A. A loyal friend. B. Selfish person who prevents others from using something he doesn't need. C. A generous man. D. A person who loves animals. Of course not. तो ऑप्शन बी, अ सेल्फिश पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम यूजिंग समथिंग ही डजंट नीड। तो एक ऐसा सेल्फिश इंसान जो बेसिकली उसके पास कोई ऐसी चीज है जो वो खुद भी यूज नहीं कर रहा बट दूसरे को भी यूज नहीं करने देगा क्योंकि वो सेल्फिश है। तो उसके मान लो उसका पेट भरा है, उसके पास एक एक्स्ट्रा सैंडविच है, तो अपने भूखे दोस्त को नहीं दे देगा, भाई मेरा पेट भरा है मैं तो वैसे भी नहीं खा पाऊंगा। वो सैंडविच पड़ा रहेगा, खराब हो जाएगा, फेंक देगा, बट अपने दोस्त को नहीं दे देगा। ये है डॉग इन द मैंगर। ठीक। सो दिस इडियम डिस्क्राइब समवन हु इज स्पाइटफुली विदहोल्ड समथिंग फ्रॉम अदर्स इवन इफ दे डोंट नीड इट देमसेल्व्स। कि भाई मैं सैंडविच दूंगा नहीं, कि तुम समझते हो अपने आप को, मैं तो नहीं दूंगा, मेरा मैं चाहे तुम मेरे दोस्त हो, चाहे ये सैंडविच मुझे यूज भी नहीं करना, मैं तब भी नहीं दूंगा क्योंकि प्योरली मैं सेल्फिश। ठीक। दैट वुड बी डॉग इन द मैंगर, कि यू डू नॉट लेट अदर पर्सन यूज द स्टफ दैट इज नॉट यूजफुल टू यू ऑल्सो। भाई तुम्हारे यूज का है तब तो कोई बात ही नहीं, तुमको यूज करना है इसलिए नहीं दे रहे हो, फेयर। बट अगर तुम्हारे यूज का नहीं है तब भी नहीं दे रहे हो ना, देन यू आर द डॉग इन द मैंगर। ठीक है। द इडियम ड्रॉ द लॉन्ग बो, व्हाट डज ड्रॉ द लॉन्ग बो मीन्स? बो आपको पता है धनुष होता है, ठीक है, तो लंबा धनुष ड्रॉ करना, दैट वुड बी ड्रॉ द लॉन्ग बो लिटरली, मतलब तो वैसे उसको फिजिकली रियल सेंस में बात करें तो टू टेल द ट्रूथ, या एग्जैजरेट, या बी क्वाइट, या डी क्रिटिसाइज। एग्जैजरेट करना मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलना। ठीक। तो टू ड्रॉ द लॉन्ग बो मीन्स एग्जैजरेट करना, बढ़ा चढ़ा के बोलना, कि भाई मतलब ये बड़ा सा धनुष लेके मैंने इतना उसको खींच दिया, इतनी दूर तीर गया, ऐसे ऐसे करके समझ लो। तो टू ड्रॉ द लॉन्ग बो मतलब कि बो मतलब धनुष, और उसको ड्रॉ मतलब बहुत बड़ा सा धनुष हमने उठा के एकदम शिव जी का धनुष हमने ही तोड़ा। हम्म, आपको आई होप शिव जी के, बट यूर जेन जी, यू माइट नॉट नो द स्टोरी बिहाइंड शिव जी का धनुष। मे बी आप अपने घर में अपने पेरेंट्स को पूछो, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो नॉट रिलेटेड टू योर एग्जाम बट इट्स गुड टू नो द माइथोलॉजी ऑफ आवर, लाइक दैट्स पार्ट ऑफ आवर कल्चर, तो इसलिए आप सुन सकते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एनीवे, बैक टू द इडियम्स एंड फ्रेजेस। सो टू ड्रॉ द लॉन्ग बो मीन्स एग्जैजरेट करना, बढ़ा चढ़ा के बोलना, कि भाई हमने तो बहुत बड़ा धनुष लाया, उसको एकदम क्या तीर निकाला, क्या एकदम तीर मारा हमने, समथिंग लाइक दैट। ठीक है। व्हाट डज डाउन एंड आउट मीन्स? ए एक्सट्रीमली हैप्पी, बी वेरी रिच, सी पुअर एंड रूइंड, एंड डी इन अ गुड मूड। तो कोई चीज अगर होता है ना डाउन हो गया, तो कभी डाउन या निचली दिशा में जाने वाली चीज में कभी पॉजिटिव तो नहीं हो सकती, कि भाई नीचे और बाहर। तो आप या तो मतलब बाहर भी निकाल दिए गए और आपका
पतन भी हो रहा है, आप नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो कुछ नेगेटिव ही होगा, तो दैट मीन्स पुअर एंड रूइंड। तो पुअर एंड रूइंड मीन मतलब डाउन एंड आउट मीन समथिंग समवन हु इज फाइनेंशियली ब्रोकन एंड सोशली और इमोशनली डिवास्टेड, कि पैसा भी खत्म हो गया, सोसाइटी में भी आपका कोई रहा नहीं, बीवी या गर्लफ्रेंड भी छोड़ के चली गई, और कंपनी भी दिवालिया हो गई। तो बोलेंगे यू आर डाउन एंड आउट। भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, बट डाउन एंड आउट को आप याद कर सकते हैं कि कोई चीज अगर डाउन जा रही है या आउट हो गई, तो भाई वो कभी पॉजिटिव नहीं होगा। तो पुअर एंड ruined. What does the idiom eat the humble pie means? A. To brag openly. B. Cook something new. C. Apologize. या D. Criticize someone. तो it means to apologize, माफी मांगना, ठीक है। तो it means admit that you were wrong and apologizing. तो भाई ईटिंग द हम्बल पाई की आई थिंक ओरिजिन स्टोरी कुछ ऐसी थी कि शायद पहले कुछ ऐसा होता था कि जो नौकर वगैरह होते थे, ऑफ कोर्स ये सारी ओरिजिन लैंड ऑफ इंग्लिश यूरोपियन पार्ट में होता मतलब मिलाई करती है सारी ओरिजिन स्टोरीज। आई एम नॉट श्योर 100% सही है या नहीं, बट वट एवर स्टोरी से अगर आपको इट द हम्बल पाई फ्रेज याद रहता है तो स्टोरी सुन ही लेते हैं। तो जो नौकर होते थे उनको ये होता था कि भाई बची कुची मीट से उनके लिए एक पाई बना दिया जाता था और वो उसको ही खाते थे। पाई मतलब एक तरह का स्वीट डिश होता है, जैसे हमारे यहाँ से मिल्क केक की स्वीट होती है जो भी। तो वो हम्बल पाई खाना, तो पाई में बहुत सारा मीट या जो भी बचा कुचा खाना होता था, तो उसको भर करके उनके लिए एक पाई बना दिया जाता था, तो वो उनका हम्बल पाई होता था। तो बेसिकली आपको मतलब उस हम्बल या उस सेकेंडरी नौकर वाली पोजीशन में जाना या उस तरीके से एक निचली पोजीशन में जाना, तो अपोलोजाइज करना, मतलब अपोलोजाइज करना कोई खराब चीज नहीं होती है, बट वो होता नहीं है, थोड़ा सा आपको उसके लिए बड़प्पन दिखाना पड़ता है। तो टू ईट द हम्बल पाई मतलब अपोलोजाइज करना, ठीक है। आपको एडमिट करना कि भाई हम गलत थे, अब आपको हम सॉरी बोलते हैं। व्हाट डज फिश इन ट्रबल्ड वाटर मीन्स? सो हेल्प अदर्स इन डिफिकल्टी, कुक फिश ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, टेक एडवांटेज ऑफ अदर्स प्रॉब्लम, या डी गेट कंफ्यूज्ड। तो इसका मतलब है टू टेक एडवांटेज ऑफ अदर्स प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो अब इसका कंसेप्ट, इसका इसका लॉजिक क्या है कि भाई ट्रबल्ड, अगर पानी ऐसा है जो बहुत मटमैला और हिला डुला सा है, तो उसमें क्या है, फिश को दिख नहीं रहा, और ऐसे के में आपने अपना फिशिंग नेट डाला और सारी फिशेस को निकाल लिया, तो यानी कि फिश को जब दिख नहीं रहा, वो एक डिसएडवांटेजियस पोजीशन में है, तब आपने उसका फायदा उठा लिया। ऐसे तो तुम एकदम क्लियर वाटर में जाके दिखाओ, फिर फिश पकड़ के दिखाओ बिना किसी ऐसे छलावे के, तब पता चलेगा, है ना। तो फिश इन ट्रबल्ड वाटर मीन्स टू टेक एडवांटेज ऑफ वंस प्रॉब्लम, किसी की समस्या का फायदा उठाना, ठीक है। वो कोई समस्या में है तो आप उसका फायदा उठा लें, ये होगा टू फिश इन द ट्रबल्ड वाटर्स, ठीक। व्हाट डज द इडियम फुट द बिल मीन्स? सो फुट द बिल मीन्स टू बियर ऑल द एक्सपेंसेस। बिल का मतलब है कि भाई जो बिल का फुट मतलब बिल का पैर, बिल का पैर जहां पे भी आ रहा है वहां पे, मतलब बिल कैसे होता है कि भाई आपने 2 किलो सेब, 4 किलो अंगूर, 3 किलो आई डोंट नो बनाना, जो भी तो वो बिल का पूरा लिस्ट, और उसके फुट यानी उसके बेस पे, उसके पैर पे उसका होता है टोटल अमाउंट। तो वहां पे सारा एक्सपेंस लिख गया होता है, ठीक है। तो फुट द बिल का मतलब है कि भाई आपने सारे एक्सपेंस उठाए, ठीक। सो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हर पेरेंट्स पुटेड द बिल फॉर हर वेडिंग, यानी कि पेरेंट्स ने उसकी शादी के सारे पैसे, सारे एक्सपेंसेस उठाए, यानी उन्होंने बिल पे किया, ठीक। बिल पे करना, बेसिकली बिल को देखना तुरंत याद समझ लेना कि हाँ बिल तो देना मतलब पैसे देना उसका, ठीक। बियरिंग ऑल द एक्सपेंसेस, उसका खर्चा पानी उठाना। हाँ, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ फ्लॉग अ डेड हॉर्स। सो ए टॉक अबाउट एन ओल्ड इशू, बी ट्रीट एनिमल्स क्रूली, क्रूअल तो है, clean something thoroughly, या D celebrate a victory। So to talk about an old issue, तो flog a dead horse मतलब जैसे वो होता है ना, गड़े मुर्दे उखाड़ना हम हिंदी में बोलते हैं, कि भाई गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो, वो मुर्दे जो गाड़ चुके हो, खत्म हो चुकी है उनकी जिंदगी, फिर भी उनको उखाड़ उखाड़ के उनको मतलब जिंदा जिंदा करने की कोशिश कर रहे हो, उसी का ये समझ लीजिए इंग्लिश वर्जन है कि फ्लॉग अ डेड हॉर्स। भाई वो डेड, फ्लॉग करना मतलब उसको डंडी से मारो, फ्लॉग करना मतलब उसको डंडी से मारना। तो जब एक जिंदा घोड़ा होता है उसको डंडी से मारते हैं तो वो भागता है, तो वो घोड़ा गाड़ी भागती है उसके साथ। बट जब वो हॉर्स मर गया है तो उसको फ्लॉग करने का, उसको डंडी मारने का क्या मतलब है, क्या फायदा है ना। तो बेसिकली कोई ओल्ड इशू जिसका कोई इंपॉर्टेंस अब एग्जिस्ट नहीं करता, उसके बारे में बात करना, यही है गड़े मुर्दे उखाड़ना हिंदी में, ठीक। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। व्हाट डज फ्लाई ऑफ द हैंडल मीन्स? सो टू लूज वंस टेम्पर, यानी गुस्सा करना, ठीक। इट मीन्स टू सडनली बिकम वेरी एंग्री, कि भाई एकदम से वो हैंडल ऐसे निकल गया, ठीक। फ्लाई ऑफ
द हैंडल, कैसे याद करेंगे? और क्या तरीका है याद करने का कि मतलब वो अभी किसी चीज का हैंडल होता है, मान लीजिए गरम पैन है, ठीक है, उसमें हैंडल है तो आप उसको पकड़ेंगे तो आपको गरम नहीं लगेगा, एकदम से वो हैंडल उड़ जाए तो आपको हाथ गरम हो जाएगा। तो उस तरीके से आप याद कर सकते हैं फ्लाई ऑफ द हैंडल, कि किसी को एकदम से गुस्सा आ गया एंड यू लाइक है ये तो हैंडल ही उड़ गया, अब इसको कैसे गरम गरम हाथ जल जाएगा, लाइक दिस पर्सन विल बी वेरी एंग्री, प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको यूज कैसे कर सकते हैं? ही फ्लू ऑफ द हैंडल व्हेन समवन स्क्रैच्ड हिज न्यू कार। तो भाई नई नई गाड़ी पे अगर स्क्रैच लग जाएगा तो गुस्सा तो आएगा ना। तो ही फ्लू ऑफ द हैंडल, वो बहुत गुस्सा हो गया जैसे उसने देखा कि किसी ने उसकी नई नई गाड़ी पे स्क्रैच लगा दिया है। ठीक। व्हाट इज मेंट बाय फेयर वेदर फ्रेंड? तो ए कांस्टेंट कंपेनियन, बी सेल्फिश फ्रेंड, सी अ रिच पार्टनर, या डी अ वेदर एक्सपर्ट। तो अ फेयर वेदर फ्रेंड मतलब फेयर वेदर, फेयर कोई चीज है अगर तो वो ठीक है, सही है, सही स्थिति में है, वेदर मतलब मौसम। तो जब मौसम अच्छा है तब वो आपका दोस्त है, बट जब मौसम खराब हुआ तब वो आपका दोस्त नहीं रहा, है ना। तो सिर्फ अच्छे मौसम वाला दोस्त मतलब वो सेल्फिश है कि भाई जब आपकी जिंदगी में सब बढ़िया चल रहा है, बढ़िया आप पैसे कमा रहे हैं, फिर रहे हैं आपके साथ, तब तो वो बैठ रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है। पर जब आप परेशानी में है, जब मौसम बदल गया, मौसम खराब हो गया, तब वो आपका दोस्त नहीं है, यानी कि वो एक सेल्फिश फ्रेंड है। ठीक है, फेयर वेदर फ्रेंड मतलब अ सेल्फिश फ्रेंड। व्हाट डज द ईटीएम ईट वंस वर्ड मीन्स? इट मीन्स टू टेक बैक व्हाट वंस सेड, यानी कि आपने कुछ कहा कि भाई कल तो बारिश होगी, और पता चला अगले दिन एकदम धूप ही निकल गई, तब आप अपने शब्द वापस खाइए, यानी कि आप अपनी मतलब बात वापस ले रहे हैं कि भाई हमने तो गलत कहा था, आई एम सॉरी। ठीक है, इसको बोलते हैं अपनी बात वापस लेना। ये तो एकदम ही उल्टा हो गया। ठीक। टू टेक बैक व्हाट वन सेड, दैट इज टू एडमिट दैट आई वाज somebody was wrong। भाई हाँ, मैंने कल गलत कहा, बिल्कुल भी बारिश के आसार नहीं थे, मैंने गलत रीडिंग करी, तो मैं उस आई एम ईटिंग माई वर्ड्स। ठीक। तो एक और एग्जांपल से अगर समझे तो ही सेड शी वुडंट सक्सीड, बट व्हेन शी टॉप्ड द एग्जाम ही हैड टू ही ईट हिज वर्ड। तो कई लोग अभी आपको आके बता रहे होंगे एग्जाम नहीं निकलेगा, जब एग्जाम निकल जाएगा तो उनको जाके बोलना नाउ यू ईट योर वर्ड, और मीनिंग भी उनको बता देना साथ में, बहुतों को नहीं पता होता। सो द नेक्स्ट इडियम इज फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। अब इसका क्या मतलब है? ए सक्सेस थ्रू एफर्ट्स, बी कांस्टेंट ट्रेवल, सी हरासमेंट ड्यू टू रशिंग एवरीवेयर, या डी इंजॉइंग द जर्नी। तो सही जवाब है सी हरासमेंट ड्यू टू रशिंग एवरीवेयर। तो रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट मतलब कि ऐसे पिलर्स लगे हुए हैं समझ लीजिए, और वो पिलर एक्चुअली इसका ओरिजिन यहाँ से है कि पहले के जमाने में ना ये पनिशमेंट दी जाती थी कि जिसने भी कुछ क्राइम किया है तो उसके बॉडी से कोई बड़ा ही भारी सा कुछ वेट बांध देते थे, और फिर उसको बोलते थे ऐसे ऐसे पिलर्स के बीच में ऐसे 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 जाओ। ठीक है, और वो उसकी पनिशमेंट होती थी, तब जब वो भारी सा वो उसको ड्रैग करते हुए ऐसे ऐसे जाना पड़ता था तो बहुत स्ट्रेन देता था, तो वो एक तरीके का टॉर्चर होता था। तो वो एक तरीके से यहाँ उसी चीज से इसका ओरिजिन हुआ है, रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट मीन्स कि किसी को इधर से उधर दौड़ा रहे। जैसे पहले एक शो आता था ऑफिस ऑफिस, तो उसमें ऐसा दिखाते थे कि कैसे ऑफिस में जाने के बाद एक फाइल दूसरी फाइल, इस टेबल से ये फाइल उठाओ, तो वहां उस टेबल पे पहुंचे तो बोलता था नहीं नहीं उस टेबल पे फाइल है वहां जाओ, तो वो बोलता था नहीं नहीं इस टेबल पे फाइल है वहां जाओ। या कभी आपको यूनिवर्सिटी में भी कई बार ऐसा होता होगा कि भाई बोलते हैं कि नहीं नहीं आप विंडो नंबर 2 पे जाइए, वहां पे आपकी मार्कशीट पड़ी है, विंडो नंबर 2 पे बता रहे हैं नहीं नहीं आपकी मार्कशीट तो सेंटर में पड़ी है, आप जाइए एडमिन ब्लॉक में जाइए। तो इस तरीके से दे आर मेकिंग यू रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। तो इस तरीके से एक हरासमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक। जैसे कि शी वेंट फ्रॉम पिलर टू पोस्ट टू गेट हर पासपोर्ट रिन्यू, पासपोर्ट ऑफिस में उसको जगह जगह भेज रहे हैं कि भाई तुम यहाँ से नहीं होगा, वहां से नहीं होगा, वहां से नहीं होगा। तो वो हो गया, उसको एक तरीके से परेशान कर रहे हैं कि यहाँ जाओ वहां जाओ वहां जाओ, दैट वुड बी रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। व्हाट डज एवरी डॉग हैज हिज डे वील? ये तो मुझे लगता है सबको ही पता होगा कि फॉर्च्यून फेवर्स एवरीवन समटाइम, कि भाई हर कुत्ते का दिन आता है, कि भले ही कितना भी खराब दिन चल रहा हो एक दिन तो सबका ही आता है। तो इस तरीके से कि एक दिन सभी के लिए बना है, हमेशा खराब समय नहीं चल रहा है। ठीक। सो दिस इडियम मीन्स एवरीवन गेट्स अ चांस एट सक्सेस और रिकॉग्निशन इवेंचुअली। अपना टाइम आएगा, है ना। गाना भी बना दिया बताओ। तो एवरी डॉग हैज हिज डे बहुत ही लिटरल सा मीनिंग है, समझ में आ जाता है। ठीक। सो डोंट लूज होप, एवरी डॉग हैज हिज डे। सब कुत्ते का दिन आता है, हम भी बताएंगे इनको एक दिन, समथिंग लाइक दैट, और यही सोच के पढ़ाई करते रहो। Feather one's own nest. What does it mean? A. Decorate your house. B. Take care of oneself first. C. Care for birds. या D. Sleep peacefully. So take care of oneself first. तो again अगर आप literal meanings निकालना चाहें, feather one's own nest, तो भाई nest मतलब मेरा घर,
तो अपने घर में मैं फेदर्स लगाता जा रहा हूँ, फेदर्स होते हैं सॉफ्ट, तो अपने घर में मैं कंफर्ट ऐड करता जा रहा हूँ, यानी अपने लिए मैं अपनी केयर पहले कर रहा हूँ और किसी और से का ध्यान रखने की बजाय। सो इट इम्प्लाइज यूजिंग वंस पोजिशन ऑफ पावर फॉर पर्सनल गेन, कि यार मैं किसी चिड़िया, मैं एक से पावरफुल पोजीशन में हूँ, मैं चिड़िया के फेदर निकाल निकाल के अपने घर को कुशन लगा रहा हूँ कि भाई मेरा घर सॉफ्ट हो जाए, पूरी मैंने फ्लोर फेदर से चमका दी। बेचारी चिड़िया का तो गया ना फेदर, वो तो सफर कर रही है ना। तो अगर आप एक पावरफुल पोजीशन में है तो आप अपने उस चीज का फायदा उठाते हुए अपना पर्सनल गेन के लिए काम कर रहे हैं, ठीक। दैट वुड बी फेदरिंग वंस ओन नेस्ट। एक एग्जाम्पल अगर ले तो द करप्ट ऑफिशियल वॉज अक्यूज्ड ऑफ फेदरिंग हिज ओन नेस्ट यूजिंग पब्लिक फंड्स। तो कोई करप्ट ऑफिशियल है तो फंड आते हैं, तो उसने पहले तो बोला कि पहले तो निकालो पैसा किनारे करो, अपने घर में नया नया हम टाइल वाइल लगवाएंगे, तो दैट वुड बी फेदरिंग वंस ओन नेस्ट। व्हाट डज फॉल फ्लैट मीन्स, कि हैविंग नो इफेक्ट, ठीक। सो समथिंग फॉलिंग फ्लैट मतलब उसका कोई कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। तो यूजुअली ये जोक या स्पीच इन सब के कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है कि कोई कॉमेडियन अगर स्टेज पे आया, उसने कुछ जोक वोक सुनाए बट मजा नहीं आया, तो हिज जोक्स फेल फ्लैट एंड नोबडी लाफ्ड, यानी कि उसके जोक्स का कोई इम्पैक्ट हुआ नहीं, मजा नहीं आया। मतलब जोक का इम्पैक्ट क्या होगा कि भाई मजा आ रहा है, ये इम्पैक्ट ये नहीं हुआ, ठीक। सो हैविंग नो इफेक्ट, फॉलिंग फ्लैट, किसी की स्पीच अगर इट फेल फ्लैट तो उसका मतलब है कि वो स्पीच इफेक्टिव नहीं रही, बहुत ही डल सी स्पीच थी, कोई कोई उस पे किसी को कुछ अच्छा नहीं लगा और उसका कोई असर नहीं हुआ, ठीक है। दैट इज फॉलिंग फ्लैट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेदर इन वंस कैप? तो ए अचीवमेंट और सक्सेस, बी अ फैशन एक्सेसरी, सी अ लकी चार्म, या डी अ सिंबल ऑफ फेलियर। तो इसका मतलब है अन अचीवमेंट और सक्सेस। तो अगेन ये आई थिंक नेटिव अमेरिकन का ही होता था कि जब जब भी कुछ अगर वो कोई पॉजिटिव हंट करके, मतलब कोई बड़ा शिकार करके लाए या कुछ और ऐसा बड़ा काम किया है, तो उनकी जो हैट होती थी उसमें यहाँ पे ऐसे एक चिड़िया का या किसी और अलग अलग चिड़िया का पंख लगाते थे, हर पंख का अपना एक मीनिंग होता था। तो अगर आप नेटिव अमेरिकन करके सर्च भी करेंगे तो आपको एक कोई आदमी बड़े बड़े बाल वाला और ऐसे हेड गेयर टाइप का, सर पे पट्टा टाइप का बंधा और ऐसे चिड़िया का कोई पंख उसके बाल सर में लगा हुआ है। तो इसका मतलब है कि कुछ अचीवमेंट आपने किया, तो हर अचीवमेंट, हर एक पंख एक अलग तरह का अचीवमेंट डिनोट करता था, ये कंसेप्ट वहां से आया है। सो दिस इडियम रेफर्स टू समथिंग अ पर्सन कैन बी प्राउड ऑफ एंड एडेड ऑनर और अकम्पलिशमेंट, ठीक है। तो कोई अचीवमेंट आपका, कोई सक्सेस, दैट इज फेदर इन वंस कैप। गो टू डॉग मतलब टू बी रूइंड और डेट्योरेट, यानी कोई चीज दैट इज समथिंग इज गोइंग टू डॉग मतलब वो एकदम ही बर्बाद ही हो रही है, ठीक है। तो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस आर नॉट गेटिंग मनी एनीमोर एंड दीज इंस्टीट्यूशंस आर गोइंग टू डॉग, मतलब ये पूरी तरीके से बर्बाद हो रही है इन इंस्टीट्यूशंस में, क्योंकि पैसा नहीं आ रहा है तो ये पूरी तरीके से बर्बाद हो रही है, ठीक। सो गो टू डॉग्स, इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ सिचुएशन वेयर समथिंग इज बीइंग ruined और हैज बिकम वर्स, स्पेशली बिकॉज ऑफ neglect और mismanagement. So ever since the new manager took over, the company has gone to dogs. जब से नया मैनेजर ने कंपनी का बागडोर संभाली है, कंपनी एकदम बर्बाद हो गई है, इट इज गॉन टू डॉग्स, कुत्तों को डाल दी। तो कुछ बोलते हैं ना, कुत्तों को डाल दो, एकदम ही मतलब बर्बाद हो गया, कुत्तों को डाल दो। बट ऐसा लिटरली होता नहीं है ना, लोग अपने डॉगीज को बड़ा प्यार व्यार करते हैं। तो ऐसा मतलब ये दूसरा जमाना था जब ये फ्रेज बना था। तो गेट वन सेल्फ इनटू अ मेस, ये तो भाई पता ही होना चाहिए कि एकदम बर्बादी में ही अपने आप को घुसा लिया कि भाई यार ये तो बड़ा मेस हो गया, मतलब कुछ खराब हो गया तब बोलते हैं। कोई चीज मेसी होना मतलब बहुत ही केओटिक होना, बहुत ही केओस, मतलब बहुत ही डिस्टर्ब्ड स्टेट में हो रहा, ठीक है। तो गेटिंग योर सेल्फ इन अ मैसेज, अपने आप को बहुत ही डिस्टर्ब्ड स्टेट में डाल लेना, ठीक। टू ड्रिफ्ट इनटू ट्रबल और डिफिकल्ट सिचुएशन, तो एक डिफिकल्ट सिचुएशन में पड़ जाना, ठीक। दैट वुड बी गेट वन सेल्फ इनटू मेस। To give a wide berth, what does it mean? So A, to give someone a lot of attention, B, to stay close to someone or something, C, to avoid someone or something deliberately, or D, to respect someone highly. So option C, to avoid someone or something deliberately, किसी को जानबूझ के इग्नोर करना बोलते हैं to give a wide berth. So, to give a wide berth is a nautical term meaning to maintain a safe distance. In every language, it means deliberately avoiding someone or something. तो give a wide berth basically ये naval या ships and all के उसमें terms में use होता है wide berth देना। तो मगर उसका वही ना कि इतना बड़ा गैप बना लो अपने और उसके बीच में। तो यानी कि किसी के साथ आप गैप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि आप उसको उससे दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं, उसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वाइड बर्थ देना मतलब कि भाई उससे दूरी बनाना, उससे अवॉइड करना, उससे दूर रहना जानबूझ के। होल्ड वाटर, व्हाट डज होल्ड वाटर मीन्स?
A to carry liquid effectively, B to support an argument, C to keep secrets, या D to confuse others. So basically to support an argument, to hold a water means to support an argument. So it refers to a statement or argument that is logical, tenable and can withstand scrutiny. तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि भाई आपका भाई कोई डिबेट कर रहा था और एकदम से आप आए कि ये टॉपिक तो मुझे पता है यार, तू ये मेरा पानी पकड़, मैं बताता हूँ, और यू गिव अ लॉट ऑफ सपोर्टिव आर्ग्यूमेंट्स टू सपोर्ट योर फ्रेंड। तो होल्ड द वाटर, वो होल्ड वाटर। ये स्टोरी ओरिजिन स्टोरी नहीं है, ये मैंने अभी बनाई है जस्ट सो यू कैन रिमेम्बर कि होल्ड वाटर मतलब आपने पानी पकड़ा, ये तो भाई तो पानी पकड़, मैं बताता हूँ इसको, और आप सपोर्टिव आर्ग्यूमेंट दे रहे हो। ठीक है, होल्ड वाटर टू सपोर्ट एन आर्ग्यूमेंट। ठीक। हैव एन एक्स टू ग्राइंड, व्हाट डज इट मीन? A. Preparing to fight someone. B. Being selfishly motivated. C. Grinding grain with a tool. Or D. Cleaning old tools. So the correct option is being selfishly motivated. When someone has an axe to grind, they have a personal or selfish reason behind what they are doing. Axe होता है कुल्हाड़ी, ठीक है? तो कोई कुल्हाड़ी है आपके पास ग्राइंड करने के लिए, मतलब आपके पास अपना सेल्फिश रीजन है कोई काम करने का, कि जैसे आप अपने दोस्त की मदद करने के लिए, उसने आपने दोस्त ने मदद के लिए आपके दोस्त ने आपको बुलाया, आप वहां चले गए, बट आपके पास एक्चुअली यू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, कि आप एक्चुअली मदद करने नहीं गए हो, आप अपने सेल्फिश रीजन से गए हो कि अच्छा इसकी उससे लड़ाई हुई है ना, मेरी जब परसों हुई थी तब मैं अकेला था, अब ये और इसका गैंग जा रहा है, तब मैं भी चला जाता हूँ, मैं भी अपना इसमें बदला ले लूंगा। ठीक है, तो आपका अपना पर्सनल सेल्फिश मोटिवेशन है, तो यू हैव एन एक्स टू ग्राइंड। ठीक है। हिट द नेल ऑन द हेड, इसका क्या मतलब है? हथौड़ा लो और ना, नेल मतलब वो होता है वो कील, थोड़ा लो और कील के सर पे मारो, है ना? तो नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है टू से और डू समथिंग दैट इज एग्जैक्टली राइट। कोई भाई बेसिकली हिटिंग द नेल ऑन द हेड मतलब कि एक कील है, उस पे आप अगर ऐसे हथौड़ा मार रहे हैं तो वो सीधे सीधा अंदर जाएगी, यानी कि कोई चीज एकदम एग्जैक्ट पोजीशन पे उस पे वार करना ताकि वो एकदम एग्जैक्ट असर जो आपको चाहिए वो दे। ठीक। सो इट मीन्स टू डिस्क्राइब एग्जैक्टली व्हाट इज कॉजिंग अ सिचुएशन और प्रॉब्लम, टू बी एक्यूरेट एंड इफेक्टिव। ठीक है। हिटिंग द नेल ऑन द हेड, एकदम एग्जैक्ट पॉइंट पे मारोगे, वरना आपकी कील इधर उधर भागेगी। ठीक। तो हिटिंग द नेल ऑन द हेड एकदम एग्जैक्ट सिचुएशन के हिसाब से काम करना या सिचुएशन को डिस्क्राइब करना। ठीक है, टू हिट द नेल ऑन द हेड। हॉब्सन्स चॉइस, इसका क्या मतलब है? अ वेराइटी ऑफ ऑप्शंस, अ सिचुएशन विद नो रियल चॉइस, अ फेयर बार्गेन, या अ चॉइस बिटवीन गुड एंड बैड। इसका मतलब है अ सिचुएशन विद नो रियल चॉइस। तो हॉब्सन्स चॉइस मतलब कि एक कुआं एक खाई, कि भाई दोनों ही कोई चॉइस नहीं है, या तो भाई ये लो या तो जाओ टाइप। तो हॉब्सन बेसिकली एक घोड़ों का जो तबेला होता है उसका मालिक था। तो वो क्या बोलता था कि उसके पास बहुत सारे घोड़े थे, तो अगर आप उसके तबेले में घुसेंगे तो आपको लगेगा अरे बहुत सारे घोड़े हैं, चलो चॉइस ही चॉइस, हमको तो बेस्ट घोड़ा मिल जाएगा। बट उसका रहता था कि जो भी घोड़ा हमारे इस डोर के तबेले के एंट्रेंस के सबसे पास में है, आपको वही चुनना पड़ेगा, वरना तो वापस जाओ, मैं घोड़ा नहीं दूंगा। ये वो जमाना है जब घोड़े गाड़ी से ही लोग आना जाना करते थे। तो ये कोई रियल चॉइस नहीं है ना, कि भाई अगर कोई बरगिल्ला सा घोड़ा वहां पे है तो आपको वही लेना पड़ेगा, बट आपके पास तो 6 7 8 लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं उस घोड़ा गाड़ी में बैठने के लिए, बेचारा घोड़ा कैसे जाएगा? पर या तो आप ये घोड़ा लो या तो मत जाओ। तो दिस इज नो रियल चॉइस ना। तो ये हॉब्सन नाम था इस घोड़े के तबेले के मालिक का। तो इसको बोलते हैं हॉब्सन्स, यहाँ से आया है हॉब्सन्स चॉइस, कोई रियल चॉइस ना होना। ठीक, या तो ये लो या तो जाओ भाड़ में। तो ये ऑप्शन भी बड़ा अच्छा नहीं है, और भाड़ में जाना तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। ठीक। होल्ड एट बे, इसका मतलब है टू रिस्ट्रेन और कीप द एनिमी अवे, अपने दुश्मन को दूर रखना। ठीक। होल्ड एट बे इंप्लाइज प्रिवेंटिंग समवन और समथिंग, स्पेशली डेंजर, फ्रॉम कमिंग टू क्लोज और गेनिंग ग्राउंड। ठीक। तो चाइना की द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाई गई टू कीप द एनिमीज एट, टू होल्ड द एनिमी एट बे, यानी कि जो भी आप उनके चाइना पे अटैक करने वाले इन्वेडर्स या जो भी उनके एनिमी होते थे उनको दूर रखने के लिए। ठीक। एक ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाई गई। ठीक। टू होल्ड द एनिमी, होल्ड एट द बे मतलब अपने दुश्मनों को दूर रख। ठीक। इन द रेड, इसका क्या मतलब है? तो रेड कलर हमेशा डेंजर का साइन होता है, ये तो हमें पता है। ठीक है, तो कोई चीज इन द रेड है मतलब कि वो डेंजर में है। ठीक है, वो कुछ ट्रबल्स फेस कर रही है, एंड मोस्टली फाइनेंशियल ट्रबल, क्योंकि भाई पैसा है तो बाकी ट्रबल्स भी सब आप ठीक कर ले जाओगे। ठीक है। सो इन द रेड मीन्स फेसिंग फाइनेंशियल ट्रबल्स। सो इट रेफर्स टू फाइनेंशियल लॉस और डेफिसिट इन बिजनेस और अकाउंटिंग कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो लाल रंग मतलब आप डेंजर में है, यू आर फेसिंग सम फाइनेंशियल ट्रबल्स इन द रेड।
इन द लाइमलाइट तो पता ही है कि भाई आप न्यूज़पेपर में देखते हैं ये सेलिब्रिटी लाइमलाइट में, वो सेलिब्रिटी लाइमलाइट में, मतलब टू बी इन अ प्रोमिनेंट पोजीशन, एक इम्पोर्टेंट फोकस में होना लोगों की, या इम्पोर्टेंट पोजीशन में होना, लाइमलाइट में होना। जैसे स्टेज पे से लाइट डालते हैं ना ऊपर से, तो जो भी एक्टर परफॉर्म कर रहा होता है उसके ऊपर स्टेज पे से ऊपर से लाइट डालते हैं ताकि ऑडियंस को दूर तक दिखाई दे वो परफॉर्म कर रहा है, यानी कि प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट पोजीशन में होना। ठीक, एक्टर्स को बोलते हैं कि आजकल इसकी मूवी चल रही है, ये लाइमलाइट में है। ठीक। इन द लर्च का क्या मतलब है? टू अबैंडन समवन इन डिफिकल्टी। सो अगर आपका एग्जाम कल है और आप मुझे कॉल करें कि मैम मुझे ये फ्रेज दिया, आप उसका मतलब बता दीजिए, आई एम लाइक नहीं नहीं मैं तो नहीं बताऊंगी, सो आई एम लीविंग यू इन द लर्च कि भाई कल एग्जाम है और आपको ये टॉपिक कवर करना है और मैंने आपको छोड़ दिया कि नहीं 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 मैं अभी आपका साथ नहीं दूंगी। तो दैट मीन्स कि मैं आपको अबैंडन कर रही हूँ मुश्किल के समय में। ठीक, मैं आपको छोड़ दे रही हूँ उस टाइम पे। तो टू लीव समवन इन द लर्च मीन्स टू लीव देम अलोन इन अ डिफिकल्ट और डेंजरस सिचुएशन। ठीक। आइवरी टावर, इसका क्या मतलब है? यानी कि एक इमेजिनरी एंड अनरियलिस्टिक वर्ल्ड। तो आइवरी टावर में रहना मतलब कि रियलिटी से दूर अपने ही खुद के इमेजिनेशन में रहना। तो इट डिनोट्स डिटैचमेंट फ्रॉम द रियल वर्ल्ड स्पेशली ड्यू टू एकेडमिक और आइडियलिस्टिक व्यूज। तो अक्सर ये पॉलिसी मेकर्स के लिए बोलते हैं कि कोई पॉलिसी अगर उन्होंने बनाई है जो ऐसा लग रहा है कि यार ये तो बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं है, तो बोलते हैं भाई ये तो अपने आइवरी टावर में रह रहे हैं। तो आइवरी क्या होता है? वो आइवरी एक्चुअली जो हाथी का दांत होता है ना उससे आइवरी निकलता है, तो वो बहुत ही प्राइज्ड, मतलब बहुत ही वैल्यूएबल, बड़ी महंगी और वैल्यूएबल चीज होती है। अब तो ये इलीगल हो गया, वरना पहले शिकार किया जाता था हाथी का, उसके दांत से आइवरी निकालते थे। तो आइवरी मतलब कि एक तो बड़ा आलीशान सा एक टावर है, और बट वो एकदम दूर ऊपर कहीं हाइट पे है, और उसका रियलिटी जो नियर जो बाकी का वर्ल्ड है उससे दूर बनाया हुआ है, वो ऊंचाई पे वो टावर। तो वो इतना ऊंचाई पे है, इतना रियल वर्ल्ड से दूर है ना कि उसको रियल वर्ल्ड का के बारे में कुछ नहीं पता जो उस टावर के अंदर रह रहा है। तो यानी इमेजिनरी और अनरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहना। ठीक। आइवरी टावर, आप इमेजिनरी वर्ल्ड में रह रहे हैं। जैसे ट्रम्प टावर भी ऐसी कोई चीज है, बट ठीक है ट्रम्प साहब तो प्रेसिडेंट है, क्या ही कह सकते हैं उनको। इन अ टाइट कॉर्नर, इन अ टाइट कॉर्नर मीन्स बीइंग इन अ डिफिकल्ट और ट्रिकी सिचुएशन। कि भाई किसी कॉर्नर मतलब कोना, कोई मतलब टाइट सिचुएशन में होना, तो वैसे ही मतलब कि आप बहुत ही दबी कुचली टाइप की सिचुएशन में, मतलब दबी हुई मतलब कि बड़े प्रेशर में है, हर तरफ से दबाव दबाव दबाव। और कॉर्नर में भी है, यानी वो प्रेशर ने आपको एक कोने में भी कर दिया, यानी कि आप बड़ी डिफिकल्ट और ट्रिकी सी सिचुएशन में है। ठीक है, बीइंग इन अ टाइट कॉर्नर। कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, इसका क्या मतलब है? मैनेजिंग टू सर्वाइव, मतलब जैसे तैसे गुजारा कर रहा है कि भाई बॉडी और जान दोनों अपनी अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। जैसे कभी होता है ना कि बहुत डर लगता है, तो ऐसे बोलते हैं मेरी जान मेरी बॉडी से निकल गई। तो जान और बॉडी को जैसे तैसे जोड़ के रखना मतलब जैसे तैसे गुजारा करना। ठीक। कीपिंग बॉडी एंड सोल टुगेदर मीन्स मैनेजिंग टू लिव डिस्पाइट हार्डशिप्स, ऑफन रेफरिंग टू बेयर सर्वाइवल। कि बस जैसे तैसे गुजारा हो रहा है, सम हाउ आई एम कीपिंग माई बॉडी एंड सोल टुगेदर, वरना दोनों तो अलग अलग दिशा में भागने को तैयार है। किक द बकेट, इसका क्या मतलब है? ये फ्रेज तो मुझे भी बड़ा शौक किया कि यार किक द बकेट मतलब मर जाना होता है। तो किक द बकेट इज एन इनफॉर्मल इडियम यूज्ड टू रेफर टू समवन्स डेथ। तो कोई अगर मर गया है तो उसके लिए ये फ्रेज होता है कि भाई किक द बकेट, मतलब बकेट को किक कर दिया, जा चुका है, दुनिया में नहीं रहा। कीप अप द अपीयरेंसेस, इसका मतलब है टू मेंटेन एन इल्यूजन ऑफ वेलबींग। यानी कि अपीयरेंस मतलब आप जैसे दिखते हैं उसको बोलते हैं अपीयरेंस। तो भाई दिखाने के लिए खूब बढ़िया मेकअप वेकअप कर लो, खूब ज्वेलरी वगैरह पहन लो, बट वो आर्टिफिशियल ही हो, बट ऐसे लगे कि आर्टिफिशियल गोल्ड वाली, बट गोल्ड वोल्ड पहना हुआ है, खूब बढ़िया से एकदम बनाया हुआ है अपने आप को कि हाँ हम तो बड़े अमीर हैं। तो ये हो गया, आपने एक इल्यूजन, आपने एक अपीयरेंस से कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बट रियलिटी में भले ही पैसा ना हो। तो इसको बोलते हैं कीप अप द अपीयरेंस, मतलब एक इल्यूजन और एक छलावा तैयार रखना अपने वेलबींग का कि हाँ सब कुछ बढ़िया है, हमारा पैसा वैसा सब बढ़िया आ रहा है, बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। तो अपीयरेंस पे ही सारा काम करना, मगर रियलिटी में वो रियल ना हो। ठीक, प्रिटेंडिंग दैट एवरीथिंग इज फाइन स्पेशली टू अवॉइड सोशल एम्बैरेसमेंट, कि ऐसा खाली दिखा रहे हैं कि सब कुछ ठीक है पर है नहीं। ठीक है, तो कीप अप द अपीयरेंस, अपीयरेंस ठीक कर लिया ताकि सबको ऐसा लगे सब कुछ बढ़िया है। कीप एट आर्म्स लेंथ, तो टू अवॉइड एसोसिएशन विद समवन। तो सुबह अगर असेंबली में लगते हैं, अभी पता नहीं हम लोग में तो बोलते थे कैसे वन आर्म डिस्टेंस रखो, तो आर्म्स लेंथ मतलब कि उसको भाई थोड़ा सा
दूर रखो, एकदम चिपका के नहीं, एकदम अपने पास मत आने दो। तो टू अवॉइड एसोसिएशन विद समवन, किसी से एसोसिएशन, किसी से मतलब जुड़ाव से बचना, ठीक। इट मीन्स टू मेंटेन अ डेलिबरेट डिस्टेंस फ्रॉम समवन ऑफन ड्यू टू डिस्ट्रस्ट और डिसलाइक। कि भाई आपको अगर ऐसा पता है कि भाई इस दोस्त ने ना पिछले साल धोखा दिया था मुझे इस समय, तो अब वापस से मैं इसको अपनी टीम में लेने की कोशिश नहीं करूंगा। आई कीप एन आर्म्स लेंथ, थोड़ा दूरी मेंटेन रखूंगा कि भाई ये आर्म की लेंथ होती है, इतना डिस्टेंस तो रखो, ठीक। तो आर्म की लेंथ रखना मतलब उससे डिस्टेंस रख, ठीक। टू अवॉइड एसोसिएशन विद समवन। इन कोल्ड ब्लड, इन कोल्ड ब्लड मतलब विदाउट एनी सिंपैथी और इमोशन। तो जनरली ये क्राइम के कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है कि भाई एकदम एकदम मतलब कोई गिल्ट नहीं, कुछ नहीं, कोई ऐसा हत्याकांड होता है ना कि एकदम बुरी तरीके से किसी को मार दिया बिना किसी गिल्ट और उसके, कि भाई एक तो होता है कि किसी का मर्डर किया मजबूरी में एंड ऑल दैट, और एक बिना किसी गिल्ट और इमोशन के जो होता है ना, उसको बोलते हैं इन द कोल्ड ब्लड वो चीज करना, ठीक। इट रेफर्स टू डूइंग समथिंग स्पेशली अ क्राइम विद क्रुअलिटी एंड विदाउट इमोशन और रिमोर्स, कि बहुत क्रूअल तरीके से बिना किसी रिग्रेट और गिल्ट के किसी की हत्या कर देना, उसको बोलते हैं कोल्ड ब्लड, ठीक। लीव नो स्टोन अनटर्न मतलब ट्राइंग ऑल पॉसिबल मीन्स, कि भाई हमने सारी कोशिशें कर ली, तो बोलेंगे भाई ये भी स्टोन टर्न करके देखा, यहाँ आंसर हो, ये स्टोन टर्न करके देखा, यहाँ आंसर हो, ये स्टोन टर्न करके देखा। स्टोन टर्न करना मतलब समझ लीजिए एक बड़ा सा स्टोन है, आप उसको उठा रहे हैं, तो उसको इस तरीके से लिटरली भी अगर समझेंगे तो इसका मतलब है कि सब ट्राई कर लिया, कोई पत्थर नहीं छोड़ा जो हमने उठा करके देखा ना हो कि उसके नीचे कुछ कोई ट्रेजर हो, कोई अगर खजाना हो। हमने सब ट्राई कर लिया, नहीं हो कहीं खजाना, यानी कि टू यूजिंग ऑल पॉसिबल मीन्स, ठीक। सारी पॉसिबल ट्राई कर ली। तो जैसे अगर आपने अगर सारी किताबें पढ़ ली, सब हो गया, उसके बाद भी एग्जाम नहीं निकला, तो यूल बी लाइक भाई आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, भाई सारे स्टोन टर्न किए, सारी किताबें पढ़ी मैंने, फिर कैसे नहीं निकला। ऐसे नहीं होता, सारी किताबें पढ़ लोगे तो एग्जाम निकल जाएगा, पढ़ के तो देखो। चलो, विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस पार्ट ऑफ idioms एंड phrases। आई होप ये स्टोरीज या ये जो भी क्वर्की कहानियां मैं बना रही हूँ, क्वर्की वर्ड आप गूगल करेंगे और आप मुझे बताएंगे कि क्या मतलब होता है क्वर्की का, ठीक है। तो क्वर्की और बिट, ये दो वर्ड्स आपको खुद से गूगल करके उसकी मीनिंग जाननी है। तो आई होप ये सब स्टोरीज से या जैसे भी आपको ये फ्रेजेस और idioms याद रहे, आई होप इनमें से कुछ आपके एग्जाम में आ जाए एंड इट रियली हेल्प्स यू। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस पार्ट ऑफ फ्रेजेस एंड idioms। एक और पार्ट रहता है, उसमें थोड़े और फ्रेजेस और idioms करेंगे, थोड़ी और मनोरंजक कहानियों के थ्रू हम उसको याद रखने की कोशिश करेंगे। सो आई सी यू अगेन विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू।